तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा कक्षा 10 भूगोल, और इसका हम पाठ नंबर 6 कर रहे हैं, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। और आज की इस वीडियो के अंदर शुरू होने वाला है बेसिकली आपका ये चैप्टर। इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर मैं जो है चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो आधा पोर्शन उसमें होगा इसका और आधा पोर्शन इस चैप्टर का इसमें होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब पहले जानकारी दे देता हूं आपको, क्योंकि बाद तक क्या पता आपको जरूरत हो उस चीज़ की। तो जो नोट्स हैं इस चैप्टर के और उसके अलावा इस बुक की बाकी की जितनी भी वीडियोज़ है, वो सारी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नोट्स जो है आपको PDF में मिल जाएंगे, ताकि आपको ईजी रहे ऑफलाइन पढ़ने में भी। तो चलो शुरू करते हैं अभी कहानी को, क्योंकि यार मज़ेदार कहानी होने वाली है उद्योगों के बारे में। ये उद्योग आखिरकार होते क्या हैं? देखो, विनिर्माण, निर्माण का पता होगा, बनाना, किसी चीज का बनाना, और विनिर्माण दोबारा से निर्माण करना। और उद्योगों में किसी चीज का दोबारा से निर्माण किया जाता है। अब ऐसी कौन सी जगह है यार, मतलब जहां पे उद्योगों का दोबारा से निर्माण किया जाता, क्या बोल रहा हूं, उद्योगों में जिसका निर्माण किया जाता है। आई एम सॉरी, बट समझो बात को, ये उद्योग चीज है क्या आखिरकार। अब ये जो उद्योग होते हैं वो एक ऐसी जगह होती है, कोई भी इलाका बोल सकते हो, जिसको हम आमतौर पे फैक्ट्रियां बुलाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं उद्योग, जिनको हम हिंदी में बोल रहे हैं अपनी भाषा में, स्टैंडर्ड भाषा में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कच्चे माल को, कच्चा माल क्या होता है, जो चीज सामान आता है ना उनके पास, वो अपने आप थोड़ी ना बनाते, जादू नहीं है उनके पास। उनके पास कुछ सामान आता है जिसको हम कच्चे माल, ठीक है, कच्चा माल बोलते हैं जिसको, और उसको वो जो है किसी भी वस्तु में बदल देते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया उसका, नहीं, ऐसे नहीं होता। कुछ पार्टिकुलर, मतलब किसी एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण करना। लेकिन निर्माण तो कर लिया, मान लिया बात आपकी, निर्माण कर लिया, लेकिन क्यों करें, क्या फायदा इन उद्योगों को। तो यहाँ पे असली बात आती है कि जब कोई भी उद्योग काम कर रहा होता है, तो वो उसकी कीमत का, मेन मुद्दा यहाँ पे होता है, उसकी कम कीमत को ज्यादा कीमत में बदल देता है। समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। 1 किलो, ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कुछ, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं बस आपको मैं, अजम्पशन मान के चलो 100 रुपए किलो आपको जो है कपास मिलता है। कितने में? 100 रुपए किलो। और उसी 1 किलो से किसी उद्योग के अंदर जाके वो कपड़ा बनाया गया। क्या बनाया गया? कपड़ा। उस कपड़े की कीमत लगभग 1000 रुपये रहेगी। एवरेजली देखोगे तो 1000 रुपये मिल जाएगी, 700 800, वो डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है उस कपास की। अब जो 100 रुपये से, देखो यहाँ पे बीच में किसका काम आया, उद्योग ने यहाँ पे काम किया है अपना। अब यहाँ से जब यहाँ पे जा रहे हैं हम, तो कितने रुपए बढ़ गए? 900 रुपये बढ़ गए। मतलब कि मूल्य जो है इसका कितना ज्यादा बढ़ गया, 10 गुना मूल्य इसका बढ़ जाता है। और इसीलिए उद्योग काम करते हैं, उद्योगों के ऊपर जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो उद्योग आपके सिर्फ अच्छी चीजें करते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, बहुत सारे फायदे भी होते हैं। सारी चीजें इसी चैप्टर में होंगी आपकी। अब उद्योग नाम का जो शब्द है वो समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। सिंपल सा पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कुछ डेप्थ में से पूछेंगे बिल्कुल डिटेल में कि भाई बता दो कुछ ऐसा। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछेंगे, विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वे उद्योग जो कच्चे माल को एक मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं, या फिर मूल्यवान पदार्थ भी बोल देते हैं, अलग अलग मैटर है, तो उसमें बदल देते हैं, उसको हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। बहुत आसान है ना। अब यहाँ पे ये जो है ना, आपने सेक्टर पढ़े होंगे, सेक्टर को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स अभी तक हिंदी में नहीं पढ़ाई, आई एम सॉरी, बट हाँ यहाँ पे जो है ये दूसरे सेक्टर के अंदर आता है विनिर्माण उद्योग। द्वितीयक सेक्टर में ये आता है, क्षेत्र बोलते हैं सेक्टर को, तो द्वितीयक क्षेत्र में ये आता है। आपके अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे करके। और उसमें जो है प्राथमिक में खेती बाड़ी से जुड़ा सामान होता है, और द्वितीयक में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ सामान बनाने का। तो ये द्वितीयक के अंदर आता है, सेकंड वाले में आता है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस आपको MCQ आ जाता है कभी कभी इस चीज को लेके। अब देखते हैं विनिर्माण का महत्व। क्या देखना है हमको?
महत्व देखना है। अब जो ये विनिर्माण है इसके महत्व क्या क्या है, क्या जरूरी है, क्या जरूरत है ये। तो देखो सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है इसका, ये हमें रोजगार देता है जो कि हमारी रोजी रोटी चलाने का काम करता है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एक कंपनी होती नहीं, एक कंपनी है जिसका नाम है अमेजोन। सुना होगा, ऑनलाइन वेबसाइट सामान वगैरह मंगाते हैं उस पे से, 10th में आ गए हो, पता लग गया हो इसका, अमेजोन। तो ये जो कंपनी है, ये जो अमेजोन नाम की कंपनी है, आपके मोबाइल में ऐप पड़ा होगा, नहीं तो वैसे जान लेते हैं। आपको एक स्टैट्स बताऊं, एक फैक्ट, कि अमेजोन जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरियां मुहैया कराता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं ना, एक मतलब जैसे रेलवे हो गया, तो रेलवे में कितने आदमी काम करते हैं, वैसे तो भारत में रेलवे है और दुनिया में अमेजोन सबसे ऊपर आता है। अब वो रोजगार उद्योगों की मदद से, क्योंकि वो सामान बेच रहा है, उनका भी एक अपना स्केल पे उनका खुद का भी उद्योग है, ठीक है। तो ऐसे ही जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां होती हैं, हर जगह पे उनको रोजगार देखने को मिल जाता है, उनको इंसानों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो रोजगार देता है। उसके बाद में ये क्या करता है, ये जो है असमानताओं को यहाँ पे बता रखा है, ये क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, कम लिख देता हूं, बस समझ जाना। ये कोई ऐसे पार्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखे इन्होंने, मैं खुद बना के बता रहा हूं आपको कि ये जो है आपकी असमानताओं को कम करता है। असमानता मतलब होता ना कि जातीय भेदभाव होता है अमीर गरीब का। तो यहाँ पे अगर आप फैक्ट्री में जा रहे हो, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, वहां पे काम कर रहे हो तो वैल्यू बराबर मिलेगी, पैसा बराबर मिलेगा, जो तनख्वाह होगी वो बराबर होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उसके बाद में आता है कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है। और खास बात, विदेशी मुद्रा, क्या नाम है, विदेशी मुद्रा। अब ये विदेशी मुद्रा क्या चीज है, ये बाहर का पैसा होता है। अपने देश में रुपए चलते हैं, 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये ऐसे होता ना। तो बाहर के देशों में, जैसे अमेरिका का उदाहरण लो, डॉलर चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब हर देश ऐसा ही करता है, ठीक है, कि जो व्यापार है ना, अपने यहाँ पे सामान बनाएगा, उसको बाहर के देशों में बेच देगा, जिससे वहां पे से कमाई आएगी दूसरे देशों में से। अब वैसे ही वहां वाले लोग यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से वहां, वहां ऐसे पैसे जो है विदेशी मुद्रा घूमती रहती है। अब इस विदेशी मुद्रा का एक सबसे अच्छा फायदा हमको ये होता है कि, क्या फायदा होता है सोच रहे होगे आप लोग भी। हाँ देखो, फायदा सिंपल सा होता है कि अगर हमें कभी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, हमें कोई ये सामान मान के चलो, हमने टमाटर किसी दूसरे देश को भेज दिए, अब हमारे पास प्याज की कमी हो गई, तो हम, हो सकता है उस देश के पास प्याज ज्यादा हो, तो हम उस देश से मंगा सकते हैं। अगर हम उसको देंगे नहीं तो हम लेने का हक भी नहीं रखते, भले ही हम पैसे दे रहे हो, लेकिन फिर भी एक संबंध हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अभी आपको पता है बीमारियां चल रही है, आने वाले समय में पता नहीं कितनी बीमारियां आने देखने को मिलेंगी। तो ये जो दवाइयां हैं ये भी ऐसे ही इधर से उधर जाती हैं, नहीं तो फिर हमने इलाज ढूंढ लिया तो हम बैठे रहेंगे अपना देश को सुरक्षित करके, बाकी के देश वाले मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा यहाँ पे बहुत मायने रखती है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में ये, और विकसित देश, जो देश विकसित है ना, हमने जाना 5-6 देश कुछ है जो विकसित देशों में गिने जाते हैं। हमारा देश भारत विकासशील देशों में आता है, जो कि तरक्की की राह पर उछल रहा है, बस अभी पहुंचा नहीं है, तरक्की हुई नहीं है अभी तक। जो विकसित देश हैं, जो पहले से ही तरक्की कर चुके हैं, वहां पे क्या करते हैं, वहां के लोग जो है कच्चे माल से जो भी वस्तु बनानी है उसको बना के बाहर के बाजारों में बेचते हैं और उससे फायदा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, कई बार सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि क्या कृषि, खेती जो है, खेती या कृषि कुछ भी बोलो, तो क्या कृषि और उद्योग का आपस में कोई संबंध हो सकता है? मतलब एक फैक्ट्री का एक खेती से क्या संबंध हो सकता है? आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नजरिया खराब हो सकता है। कुछ ने सोचा होगा कि हाँ हो सकता है यार, मतलब क्या दिक्कत आ रही है इनको करने में, इनका संबंध बनाने में। देखो खेती है,
हमें कच्चा माल चाहिए। फैक्ट्री वाले, उद्योग वाले क्या बोलते हैं, हमें कच्चा माल चाहिए। अब जो कच्चा माल है, कपड़ा बनाना है, कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े का उद्योग है, तो उसको क्या चाहिए, कपास चाहिए, उसको पटसन चाहिए, जूट चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए उसको, और वो कच्चा माल है। अब वो कच्चा माल ही उद्योग में जाएगा। अगर किसान उसको मतलब उसकी खेती ना करें तो क्या उनको कच्चा माल मिलेगा, क्या उनका उद्योग चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो कृषि के बिना बहुत ही ज्यादा मात्रा के जो उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग है, वो बंद पड़ जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कृषि और उद्योग एक दूसरे के से अलग नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं। उम्मीद है पाठ समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान सा है ना। अब आते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्या मायने रखते हैं, उनका क्या योगदान है। अब एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो इस बुक के जो स्टैट्स हमको दे रखे हैं वो 2005 के हैं, कुछ में है कि अपडेट कर दिए, ज्यादा पुराने हैं, बहुत ज्यादा पुराने हैं। और नए स्टैट्स अब कौन ढूंढे यार, एक एक चीज को इतनी को है ना। अगर आपका मन है, अगर आप जॉब वगैरह की सोचोगे कि हाँ यहाँ से पॉइंट है रिमेंबर कर लो, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको स्टैट्स अपडेट करने पड़ेंगे अपने बुक के हिसाब से। मैं आपको बता देता हूं कि जो उद्योग है वो 17% का योगदान देता है। टोटल तो वैसे 27% है, लेकिन 17% उद्योगों से है, और उसमें उसके अलावा जो बिजली बनती है, खनिज गैस, ठीक है, उनका 10% योगदान है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में भारत की। अब अगला पॉइंट आता है औद्योगिक अवस्थिति। क्या आता है, औद्योगिक अवस्थिति। इसको समझते हैं। उद्योगों की स्थापना मुश्किल होती है, उद्योग लगाना है कहीं पे मुश्किल होती है, हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब बात यहाँ पे है उद्योग अवस्थिति, मतलब कहाँ पे लगाएं उस उद्योग को, ये पूछ रहे हैं हमसे, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलो कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं मैं आपको जो हमें आमतौर पे ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल आसानी से मिल जाए, वहीं पे तो काम करेंगे हम। और उसके अलावा मजदूर आपको मिल जाए, मजदूर वर्कर, ठीक है, तो वो भी जहां पे आपको कम जो है तनख्वाह देनी पड़े, मजदूरों को इजीली मिल जाए, तो वहीं पे तो जाएगी फैक्ट्री कोई भी। उसके अलावा अगर आप पॉइंट देखते हो तो उसके अलावा क्या पॉइंट आपका, पूंजी, पैसा, आपके पास पैसा होना चाहिए, बैंकिंग की सुविधाएं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होने, और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सारे के सारे डिटेल में लिख दूंगा मैं वहां पे तो। बट हाँ अभी के लिए समझ लो बस, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, श्रमिक यानी कि मजदूर होने चाहिए, पूंजी पैसा होना चाहिए, शक्ति के साधन यानी कि बिजली वगैरह होनी चाहिए, और बाजार आसपास ही उपलब्ध होना चाहिए ताकि उसको आसानी से बेचा जा सके। ठीक है, कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। उद्योग जो है शहरों के निकट लगाए जाते हैं, या फिर कभी कभी शहर में ही लगा दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि उनको एक तो जो ट्रांसपोर्ट है, आना जाना है, तो उसका खर्चा कम पड़े। ठीक है, उसके अलावा वहां पे जो बाजार है वो पास में पड़ता है ना, फायदा रहता है उनका। और जो बैंक से लोन वगैरह लेना हो गया, वो सारी प्रक्रियाएं जो भी होती है वो इजी पड़ती है उनको थोड़ा सा। और इससे फायदा भी होता है, इससे जो है ना किसी भी शहर में अगर फैक्ट्रियां ज्यादा लग गई, उस शहर का विकास हो जाता है, क्योंकि वहां पे पैसा आ रहा है, निवेश आ रहा है बाहर के, मतलब कोई भी कंपनी है आके ब्रांच खोल रही है, उद्योग खोल रही है, तो वो वहां पे उनको पैसा मिलता है, जमीन वाले को मिलेगा, वो कुछ और करेगा, इनोवेटिव आगे चलता जाता है और शहर का विकास हो जाता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, जो कि है यहाँ पे देखो एक डायग्राम सा दिखा रखा है, और डायग्राम को भी समझ लेते हैं एक बार। तो डायग्राम में क्या बताया गया है कि जो आपका कच्चा माल होता है, निवेश बोल सकते हो, कच्चा माल, ठीक है, वहां से कच्चा माल जो है निवेश के रूप में आपको मिलता है, और उसको आप लेके आते हो परिवहन के माध्यम से कारखाने तक। ठीक है, कारखाना या उद्योग, ठीक है, वहां से कारखाने तक आप लेकर आते हो, और कारखाने में उससे सामान बनता है, जो भी सामान बनना है, उत्पाद जिसको हम बोलते हैं, तो उत्पाद बनता है, और वो उत्पाद बाजार में चला जाता है। अब बाजार में जाएगा तो बाजार में क्या करेंगे, बाजार में उसको बेच देंगे, और यहां से हमें मिलेगा पूंजी या पैसा, हमें यहां से पैसे की प्राप्ति होती है, और जो पैसा हमें मिला वो वापिस से हमारा निवेश, कच्चा माल
आने वाले समय के लिए लिया जाता है उस पैसे से। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है और बीच में जो हमें मेन क्या चाहिए, इसके लिए तो काम कर रहे हैं हम, पूंजी के लिए। चलो अभी आगे देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। इस वीडियो के अंदर कृषि आधारित उद्योग होंगे, एक है खनिज आधारित उद्योग, उनको बाद में करेंगे अगले पार्ट में। इसमें सिर्फ कृषि आधारित उद्योग होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। पहला तो आता है वस्त्र उद्योग। हमने जाना था ना, शुरुआत में मैंने बताया था कि कृषि जो है वो उद्योगों के साथ जुड़ी हुई है, उसके बिना उद्योग नहीं चल सकते। तो उन्हीं उद्योगों की हम बात कर रहे हैं, कौन से नहीं चल सकते। एक तो है वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? वस्त्र। अब वस्त्र भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग देखते हैं, अलग अलग वस्त्र। तो यहाँ पे बता रखा है लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग। और ये जो है भारत का कृषि के बाद, कृषि तो पहले नंबर पे आती है जो भारत में सबसे ज्यादा लोगों को काम देती है, उसके बाद में वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा लोगों को काम देता है। अब यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे उद्योग आते हैं। एक है सूती वस्त्र उद्योग, जिसको हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग को, ठीक है। क्यों गर्मियों में? देखो ये कपड़ा जो है कपास से बनता है और ये गर्मियों के लायक होता है, गर्मियों में पहना जाता है और उसी समय में इसको चलता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी जटिल होती है, कहीं पे कढ़ाई बुनाई जटाई पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी प्रक्रियाओं के थ्रू। एक फोटो देखो आप और इस फोटो के अंदर आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। पहले उसका रेशे का उत्पादन होगा, वहां से कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं, फिर उसकी धुनाई होगी जहाँ पे इसका सूत बन जाएगा। मतलब नीचे जो बना रखे हैं वो ब्लैक में, वो आपको पता लग जाएगा अलग कलर है, मतलब कि वहां पे बता रखा है आपको ये चीज बनेगी, ठीक है। उसके बाद बुनाई होगी और बुनाई में कपड़ा बनेगा। उसके बाद जो कपड़ा बना वो सफेद होगा, क्योंकि जिस चीज से बना है वो सफेद है तो सफेद ही बनेगा। फिर उसमें रंग डाले जाएंगे, रंग डालने के बाद में उसको फिर से दोबारा मतलब छटाई करके आपकी शर्ट वगैरह जो भी बनानी है बाद में वो बनाई जाएगी। तो ऐसे काफी लंबी प्रक्रिया इसकी चलती रहती है। और इसके अलावा इन लोगों ने आपको एक मैप भी दे रखा है, भारत में वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आपको जो है एक तो देखो बड़े बड़े शहरों की बता देता हूँ मैं आपको। एक तो पानीपत है, जहाँ पे जो है आपको ऊनी वस्त्र उद्योग मिल जाता है काफी बड़ा, ठीक है। यहाँ पे शायद ये भारत का काफी फेमस जगह है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। उसके अलावा जो है रेशम के, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब कोई भी उद्योग आप मैप में याद करोगे, याद तो कर लोगे, वो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कहाँ पे है। अब उद्योगों की जब स्थापना होती है ना, वहां पे उस चीज का ध्यान रखा जाता है। एक तो देखो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। अब सूती वस्त्र यानी कि कपास से बनते हैं। कपास कहाँ पे मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। हमने पार्ट 4 के अंदर पढ़ा था कि कपास हमें गुजरात में मिलता है, उसके नीचे जो 1-2 स्टेट है उनमें मिलता है। अब वहीं पे तो उद्योग लगाएंगे, तो जहां वो उसी इलाके में इनके ज्यादातर मतलब 90% उद्योग वहीं पे आपको मिलेंगे। वैसे ही आपका जो है रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़े का उद्योग कहाँ पे है? वो आपका जो है कुछ इलाका जो है बांग्लादेश की साइड से है और कुछ जम्मू कश्मीर में है और साउथ साइड में भी है थोड़ा सा, बंगलोर में, मैसूर, कोलार, ठीक है। ये कुछ जगह दे रखी है आपको। अब चलो देखते हैं आगे, कुछ और भी पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब बता रखा है भारत जो है ना कच्चा माल, क्योंकि इतना ज्यादा कच्चा माल भारत में खेती ज्यादा होती है ना, तो कच्चा माल ज्यादा बाहर के देशों में भेजा जाता है। और खास तौर पे जो जापान है उसको हम सूत का निर्यात करते हैं। सूत जो हमने जाना था ना, वो बुनाई करते हैं और वो सूत बनता है उससे, तो सूत का जो है निर्यात करते हैं सीधा, मतलब उससे कपड़ा नहीं बनाते। बाहर के जो दूसरे देश होते हैं वो क्या करते हैं, जो विकसित देश हैं वो कपड़ा बना के बेचेंगे बाहर के देशों को, लेकिन हम लोग सूत ही बेच देते हैं। हमारी टेंशन खत्म, अपना बनाते रहो जो बनाना तुमको, ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही करते हैं, सिर्फ जापान को भेजते हैं। उसके अलावा जो है अगर देखोगे आप संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ठीक है, और यूरोपीय देश नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका, ये सारे देशों में हम कपड़े का निर्यात करते हैं। अब आता है अगला उद्योग। देखो हमने जाना सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जो कि 3 तरीके का होता है। एक तो ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया, एक सूती रेशम, ठीक है, ये इन्हीं के अंदर आते हैं। अब अगला आता है पटसन उद्योग। पटसन उद्योग, अब पटसन उद्योग क्या है? पटसन जो है वह पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है
पटसन से बने जो सामान हैं उनका सबसे बड़ा उत्पादक है। निर्यातक में दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे बांग्लादेश आता है। और ये जो बांग्लादेश है ये क्यों आया, थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूं आपको। अब इन शॉर्ट आपको मैप बनाता हूं मैं, बिल्कुल नकली सा मैप होगा ये अपना। ऐसा कुछ है भारत, और यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रांच सी निकली हुई है। यहाँ पे जो स्टेट पड़ता है ना, मतलब देश पड़ता है बांग्लादेश, जिसको हम जानते हैं। तो इस इलाके में भारत के जो क्या बोल रहा हूं मैं, इसका पटसन जो है पैदा किया जाता था, जिसको हम शायद जूट बोलते हैं, पटसन ही बोलते हैं, चलो इंग्लिश में बोलते हैं उसको। पटसन का जो है भारत में यहाँ इस वाले इलाके में पैदा किया जाता है पटसन। और यहाँ पे पैदा होने की वजह से भारत का विभाजन हो गया। पता आपको कब हुआ था? 1950 के आसपास, जब भारत, चल भाई तू अलग हो जा, तू अलग हो जा, ऐसे कर लिया। तो अब जो है उसके बाद में ये जो जमीन थी जो बांग्लादेश का हिस्सा था, उसमें बहुत ज्यादा जमीन चली गई जहां पे पटसन पैदा किया जाता था। और दुनिया में और कोई जगह नहीं है जहां पे इतनी ज्यादा मात्रा में पटसन का मतलब उगाया जाता हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जमीन बांग्लादेश को मिल गई, उसके बाद भारत को। तो उसी इलाके में पटसन पैदा किया जाता है, यहाँ पे इसी इलाके में बस, ठीक है, और कहीं नहीं होगा आपका। और यहाँ पे फैक्ट्रियां वगैरह जो भी है वो सारी यहीं पे लगी मिलेंगी आपको। अब यहाँ पे बता रखा है भारत में लगभग 70 पटसन उद्योग हैं और अधिकांश जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर बसे हुए हैं। एक ही नदी के तट पे मतलब लाइन लगा रखी है एक ही उद्योग की। हुगली नदी तट पर स्थित होने के निम्न कारण है। एक तो पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, क्योंकि यहीं पे तो होता है ना पैदा, और यहीं से एक नदी जाती है और उसी नदी के किनारे पे सारे उद्योग लगा दिए, लाइन वाइज बैठा दी फैक्ट्रियां। उसके अलावा बता रखा है सस्ता जल परिवहन, यहाँ पे जल पानी जाता है तो सस्ता जल परिवहन। यहाँ से देखो आपको बताता हूं कि ये जो इलाका है, हाईलाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा ये चीज आपको, आपके लिए। तो यहाँ पे, यहाँ तक तो चलो बांग्लादेश पड़ गया, उसके नीचे क्या है? समंदर है। तो यहाँ से दूसरे देशों में निर्यात करना बहुत आसान है, इसीलिए यहाँ पे उद्योग ज्यादा है। उसके अलावा देखोगे आप यहाँ पे श्रमिक, क्योंकि यहाँ पे ये वाला स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये स्टेट में जो है आपको इजीली सस्ती लेबर मिल जाती है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, और यही से वो उनको ज्यादा फायदा मिलता है इस चीज से। अब अगला आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग हमारा लास्ट पॉइंट है आज की इस वीडियो का, उसके बाद में इसका पार्ट 2 होगा शुरू। चलो अब यहाँ पे चीनी उद्योग, ये चीनी क्या है? चीनी जो है हम खाने की मीठा जिसको बोलते हैं चीनी, इसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है और जो हमें गन्ने से प्राप्त होती है। भारत जो है दूसरे नंबर पे गन्ना उत्पादन करता है, पता लग गया होगा। पहले पे कौन है? कनाडा। अगर आपने पार्ट 4 देखा है तो पता होगा ये चीज। अब जो है कनाडा में भले ही गन्ना ज्यादा होता हो, लेकिन भारत के अंदर गुड़, खांडसरी, ठीक है, वो चीजें भारत में ज्यादा बनाई जाती है। पता नहीं वो लोग कुछ और बनाते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में ये ज्यादा बनाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ये इसी चीज का निर्माण होता है। अब जो है भारत के अंदर लगभग 460 मिल है 2005 के हिसाब से। अब तो ज्यादा कर दिए होंगे यार, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहले हमारा जो इलाका था हरियाणा और पंजाब के इलाके में गन्ना कम उगाया जाता, उगाते थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन आजकल इसका जो है लगभग 10 साल पहले से इसका जो प्रचार ज्यादा बढ़ गया है। 2010 के बाद से गन्ने का उत्पादन बहुत तेज हुआ है यहाँ पे, तो मिलें ज्यादा बढ़ गई होंगी, ऑब्वियस सी बात है। कुछ इलाकों में और वेरियस मतलब बदलाव आते रहते हैं वो तो, लेकिन इनके बुक वालों के हिसाब से 460 मिल है, ज्यादा बढ़ गई है, आप देख लेना वो लोग। तो यहाँ पे चीनी के अंदर बस ज्यादा कुछ नहीं बता रखा इन्होंने, तो इतनी ही चीजें है इसमें। और बता रखे कुछ राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में ये फैली हुई है, मतलब गन्ना बहुत ज्यादा इलाकों में है। और जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स के हिसाब से कि चीनी की जो मिलें हैं उनमें 60% मिलें सिर्फ 2 ही राज्यों में हैं। वो कौन सी में है? एक तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि काफी बड़ा है और गन्ना ज्यादा उगता है, उसके अलावा बिहार में, ठीक है। ये 2 स्टेट्स, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे 60% मिले हैं चीनी के लिए। तो ये था आपकी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो में चैप्टर को जो है आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट बचा हुआ आपका तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना। अब करते हैं वीडियो को खत्म। पार्ट 2 भी देख लेना, अगर साथ के साथ पूरा चैप्टर क्लियर करना चाहते हो तो पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 2 के अंदर
बिल्कुल सारी चीजें जो आगे के पॉइंट्स बचे हुए हैं वो सारे क्लियर करवा रखे हैं। प्रश्न उत्तर भी है, जाके एक बार प्लेलिस्ट खोल लेना, काफी सारी चीजें हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो उनकी सारों की वीडियो मैंने बना रखी है, तो जाके एक बार देख लेना यार, मजा आ जाएगा आपको। तो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज का कर रहे हो, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।